हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और यूरिया प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट व्हेन द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स अकर्स इन द लिवर। ठीक है, सो जो अनयूज्ड प्रोटीन्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं। Decomposition of unused proteins. So इन दोनों का बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं बॉडी के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस हो सकता है और हमें हार्म कर सकता है। सो द प्रोसेस ऑफ वेस्ट रिमूवल इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, सो एक चीज़ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था कि कैसे CO2 बॉडी से बाहर जाता है जब हम ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, सो लंग्स बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग CO2 फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, लेकिन जो यूरिया का रिमूवल होता है उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है। वो क्या क्या है? किडनीज होती हैं, दे आर 2 in नंबर। यूरेटर्स हैं, दे आर ऑल्सो 2 in नंबर। यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले किडनीज आती हैं। किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ये हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट, दीज आर द बीन शेप्ड ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी जस्ट अबव द वेस्ट। सो ये 2 बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं, इनसे अटैच्ड होती हैं 2 किडनीज हैं, दोनों किडनीज से अटैच्ड हैं 2 यूरेटर्स। दोनों यूरेटर्स अटैच्ड होती हैं यूरिनरी ब्लैडर से, जहाँ पर यूरिन स्टोर रहता है फॉर सम टाइम, एंड देन कम्स द यूरेथ्रा। सो दिस इज किडनी, दिस इज यूरेटर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज यूरेथ्रा। ठीक है, अच्छा, सो मेन फंक्शन क्या हुआ किडनीज का? इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस, बेसिकली यूरिया। कुछ वेस्ट सॉल्ट्स, यूरिया हो गया, कुछ वेस्ट सॉल्ट्स हो गए, और एक्सेस वाटर। इन चीज़ों का रिमूवल करता है हमारे ब्लड से और उनको एक्सक्रीट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ अ येलोइश फ्लूइड, जिसको हम जानते हैं यूरिन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। सो हमें इतना क्लियर है कि जो हमारा ब्लड है वो लेकर आता है, जो भी वेस्ट वगैरह है वो किडनी में जाते हैं। देन जो भी डर्टी ब्लड है बेसिकली, वो उसमें से जो भी वेस्ट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और किडनी में पहुंच जाते हैं। देन किडनी के थ्रू दिल पास थ्रू यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में ये वेस्ट यूरिन की फॉर्म में स्टोर रहते हैं until we get a urge to expel them out of the body, then through urethra they comes out of the body। ठीक है, सो अब अगर हम देखें किडनी का स्ट्रक्चर इन डिटेल, अगर मैं इसको और जूम करके देखूं किडनी के स्ट्रक्चर को, तो मुझे दिखेगा कि किडनी में प्रेजेंट होते हैं न्यूमरस, मतलब लार्ज नंबर ऑफ मेन एक्सक्रीटरी यूनिट्स जो होती हैं वो कहलाती हैं नेफ्रॉन। आपने नाम सुना होगा। सो नेफ्रॉन बेसिकली मेजर यूनिट होती है एक्सक्रीशन की। सो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी इसका हम जूम वर्जन भी देखेंगे इस डायग्राम का।
ठीक है। सो ये जो जस्ट एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया है कि ये एक नेफ्रॉन है। ऐसे कई सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड किडनी। ठीक है। सो मेन स्ट्रक्चर जो होता है नेफ्रॉन का वो कुछ इस तरह का होता है। ये जो मैंने बनाया है इसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। देन इसमें प्रेजेंट होती हैं ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक एंड पर तो कनेक्टेड हैं किससे, बोमेन्स कैप्सूल से, और दूसरे एंड पर ये कनेक्टेड होती हैं टू द कलेक्टिंग डक्ट, जो कि यूरिन को कलेक्ट करती है और यूरेटर तक पास करती है एंड देन फाइनली थ्रू यूरेथ्रा वो यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा स्टोर होगी और देन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मैं आपको इसका डिटेल बता देती हूँ। नेफ्रॉन में ये होता है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आपको यहाँ नजर आएंगी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होंगी जो एक तरफ से जुड़ी होगी रीनल आर्टरी के साथ और एक तरफ से जुड़ी होगी रीनल वेन के साथ। ठीक है, मैं इसको भी लेबल कर देती हूँ। दिस विल बी रीनल आर्टरी एंड दिस विल बी रीनल वेन। सो रीनल आर्टरी जो है वो डर्टी ब्लड लेकर आएगी। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगी कि करती क्या है ये। ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड PCT, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी आपको नाम डिटेल में नहीं पढ़ाया होगा बट आप इसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान सकते हैं। दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको कहते हैं लूप ऑफ हैनले। सो जो नीचे की तरफ आ रही है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले और जो ऊपर की तरफ जा रही है वो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। इसके बाद ये आता है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड देन कम्स द कलेक्टिंग डक्ट। ये था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। ये इसका जूम्ड व्यू था जिसमें मैंने दिखाया कि एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी यूनिट हो गई वो क्या है, नेफ्रॉन। देन हमने इसका जूम्ड व्यू देखा कि एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। अब आपको पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन में एक्चुअली होता क्या है, किस तरह से इसमें फंक्शन हो रहा है। सो नेफ्रॉन में क्या होता है कि जैसे ही रीनल आर्टरी ग्लोमेरुलस तक डर्टी ब्लड लेकर आती है तो इसके अंदर जो भी यूरिया वेस्ट जो भी कुछ होता है वो ग्लोमेरुलस से बाहर आके बोमेन्स कैप्सूल में चला जाता है। लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स, ठीक है, ब्लड सेल्स, वो पास नहीं हो सकते इससे, तो वो ब्लड के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है नेफ्रॉन में, वो जो ग्लोमेरुलस है वो क्या कर रहा है, वो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है यूजफुल सब्सटेंसेस का। ठीक है, सो ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये सब चीज़ों का। अब क्या है कि ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय न्यूमरस ब्लड वेसल्स। सो क्या होगा, जैसा कि हमने देखा कि ये ब्लड वेसल थी ये इसको भी सराउंड करके रखती हैं ताकि जो भी यूजफुल चीज़ें हों वो यहाँ से ले लें, एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, सो अभी क्या होगा, जो कि फिल्ट्रेट, अब क्या हो गया, जो फिल्ट्रेट बना बोमेन्स ग्लोमेरुलस से जो भी फिल्टर होकर यहाँ आया ब्लड से कंटेंट, जो भी वेस्ट था, कुछ ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, यूरिया हो गया, ठीक है, वो अब बोमेन्स कैप्सूल से होता हुआ
ट्यूब्यूल में जाएगा। सो बेसिकली फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज़ें होंगी, इस पोर्शन पर जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, सॉल्ट है, वाटर है और यूरिया है। ठीक है, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ें सब एब्जॉर्ब कर लेती हैं वापस से। तो इसका मतलब जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जैसे कि मोस्ट सॉल्ट्स हो गए, मोस्ट वाटर हो गया, सारे अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सारी यूजफुल चीज़ें हैं, ये सब वापस से ब्लड रीएब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सो ये सारे चले जाएंगे वेन्स में। अब रह जाएगा क्या, वेस्ट, जो कि सिर्फ वेस्ट है, यूरिया है, कुछ अनवांटेड सॉल्ट्स हो गए, एक्सेस वाटर हो गया, वो ट्यूब्यूल के अंदर रह गया। तो ये जो लिक्विड रह गया ट्यूब्यूल के अंदर उसको कहते हैं हम यूरिन। अब जो नेफ्रॉन है वो यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट तक ले जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट के बाद इट विल एंटर यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा जहाँ पर वो स्टोर रहेगा। स्टोर रहने के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। सो आई होप आपको ये पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसीजर ह्यूमन बींग्स में क्लियर हो गया है। कुछ लोगों में क्या होता है, कभी कभार एक पर्सन की किडनी हो सकता है काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, ऑब्वियसली जब बॉडी के अंदर वेस्ट रह जाएंगे वो बाहर नहीं जाएंगे तो जो पेशेंट है वो उसको हार्म करेंगे और इसकी वजह से अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। ठीक है, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, किडनी में इन्फेक्शन हो जाए, किडनी इन्फेक्शन, या फिर डैमेज हो गया है, इंजरी हो गई है किडनी में किसी भी वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, हाई बीपी है, हाई शुगर है, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो गया है, वो किसी भी वजह से हो सकता है। सो ये मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। तो अगर कंप्लीट फेलियर हो जा रहा है तो उसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी के अंदर यूरिया है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड के अंदर और ज़्यादा बनेंगे, एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि बाहर निकलने का तो जरिया ही ख़त्म हो गया। ठीक है, सो सबसे बेस्ट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है इसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सो उसके लिए क्या किया जाता है, जो डैमेज किडनी है उसको निकाल लिया जाता है और जो मैचिंग किडनी होती है जो कि एक हेल्दी पर्सन ने डोनेट की होगी उसको पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है थ्रू ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है ना। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जो किडनी फेलियर है उसको पीरियोडिकली ट्रीट किया जाता है एक मशीन के थ्रू जिसको डायलाइज़र कह सकते हैं हम या आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं, और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, डायलिसिस। ठीक है, सो बेसिकली डायलिसिस में जो किडनी मशीन है बेसिकली उसको हम क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी का काम वही है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ब्लड से उसको डायलिसिस के थ्रू बॉडी से बाहर करना। तो अभी डायलिसिस देख लेते हैं कि किया कैसे जाता है। सो डायलिसिस क्या है, डायलिसिस इज द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस। व्हाट इज द वेस्ट सब्सटेंस, यूरिया फ्रॉम इट। ठीक है, होता कैसे है, जो आर्टरी से ब्लड होता है ना, एक पेशेंट, मान लीजिए ये पेशेंट का हाथ है तो उसमें जो आर्टरी है उसको हम डायलाइज़र तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ये एक डायलाइज़र है, ये मशीन है डायलाइजिंग मशीन, तो उसका डायलाइज़र है। इसमें बहुत सारी ट्यूब्स हैं, लॉन्ग ट्यूब्स हैं, सो सेलेक्टिवली परमिएबल भी है ये, ताकि जिसमें से जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें, जो डर्टी है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जाए और जो भी सोल्यूशन के अंदर यूजफुल चीज़ें हैं वो वापस से इसमें आ जाए। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो क्या है, डायलाइजिंग सोल्यूशन। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या है, वाटर है, ग्लूकोज है और कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि उसको चाहिए ही चाहिए और उसी कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल ब्लड में प्रेजेंट होते हैं।
तो जब पेशेंट का ब्लड पास कराया जाता है इस सोल्यूशन से, तो जितना भी वेस्ट है जैसे कि यूरिया, वो तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू सोल्यूशन में आ जाएगा, और जो सोल्यूशन से यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो मेम्ब्रेन में, वो इस ट्यूब्स में चले जाएंगे एंड देन ट्यूब्स के थ्रू वापस से वेन तक पहुंचा दिए जाते हैं। सो डायलिसिस मशीन वही काम करती है जो कि हमारी बॉडी में किडनीज कर रही हैं, नेफ्रॉन्स कर रहे हैं, बट क्योंकि वो फंक्शनल नहीं है इसलिए आर्टिफिशियली यही चीज़ परफॉर्म कराई जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर आपको एक्सक्रीशन इन ह्यूमन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देम।